हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है हमारा पार्ट 6 जी के लूसेंट का। क्योंकि जो हमने 1000 प्रश्नों की महासीरीज चलाई थी उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से सारे कवर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट 6 देखने से पहले अगर आपने हमारे पार्ट 5 तक की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ आप उसे देख लें क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो गाइस, हमारा आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितने भाग के बराबर होता है। आपके ऑप्शंस हैं 8वें भाग, 10वें भाग, छठे भाग या चौथे भाग। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। सपोज डैट फ्रेंड्स, मान के चलिए कि हमारा पृथ्वी पर भार जो हमारा वेट है वो 60 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो हम जब चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा इसका 1/6 हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा केवल मात्र 10 किलो वज़न ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं तीसरी, दूसरी, चौथी या सातवीं। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, वह किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, हमारी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो यह हुई 1951 ईस्वी से। तो फ्रेंड्स, ये हुई थी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ये चली थी 1956 से 1961 तक। तो इसी के अंतर्गत हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला और भिलाई और दुर्गापुर नामक इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो एक भी फालतू में नहीं हैं, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर रूबी है तो नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं। आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड या एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो नीलम और रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। तो इस हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, बेतवा या कृष्णा। तो हीराकुंड बांध, दोस्तों याद करिए, हीराकुंड बांध महानदी नामक नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए गोदावरी, तो यह दक्षिण भारत की में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो कि फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। आपके ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत, इस्लामाबाद शहर, ढाका शहर, अमरनाथ गुफा। तो गाइस, जो माउंट एवरेस्ट है इसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के लगभग 1 डिग्री के भीतर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस, अगला प्रश्न है हमारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर की पहाड़ियाँ, पटकाई बूम की पहाड़ियों से, सी है मिज़ोरम पहाड़ियों से या डी है नागा पहाड़ियों से। तो फ्रेंड्स, नागा पहाड़ियों का मतलब है नागालैंड की पहाड़ी, मिज़ो पहाड़ियों का मतलब है मिज़ोरम की पहाड़ियाँ
और दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों का मतलब है मणिपुर की पहाड़ियाँ। तो गाइस सुरमा नदी जिसे कि बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों यह निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मणिपुर की जो राजधानी वो क्या है फ्रेंड्स, वो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। यहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं अरुण या यूरेनस ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, शनि ग्रह का या मंगल ग्रह का। तो यूरोपा नामक एक प्राकृतिक उपग्रह वह है बृहस्पति ग्रह का। किसका है? जुपिटर का फ्रेंड्स, जुपिटर का। ठीक है, ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, हर एग्ज़ाम के 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे जुपिटर का। तो जुपिटर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूरोपा है वो जुपिटर ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। फ्रेंड्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में है? तो वह है फ्रेंड्स मणिपुर में, और उसका नाम पूछा था तो काबुल नाम जाओ। क्या? काबुल नाम जाओ, जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, असम को या पंजाब को। तो भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है पंजाब को। हालांकि दोस्तों सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य में उगाया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमारे और इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो यहाँ पर भारत का नक्शा होता है, यहाँ से जो हमारा हिमालय फैला हुआ है वो इस तरीके से उत्तर पूर्वी राज्यों पर पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो हिमाद्री दोस्तों और शिवालिक और हिमाचल, ये तीनों हिमालय की समांतर श्रेणियों में आते हैं, जबकि हिमशिखा हिमशिखा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हिमशिखा हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार की समांतर श्रेणियों में नहीं आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर। तो पोनंग लोक नृत्य है आपका अरुणाचल राज्य से संबंधित। तो पोनंग नृत्य है जो लोक नृत्य है वह है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, यह है अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था वो क्या था। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को और अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसलिए देता हूँ कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं उन चीज़ों को फिर आप कभी नहीं भूलते, इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आपको अचानक ही याद आ जाएगा कि ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, और आपको शायद पेपर में सही भी हो सकता है। तो इसलिए आप कमेंट करने से बिल्कुल मत डरिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गाइस हमारा अगला प्रश्न है, जादूगोंडा किस के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चंदन के जंगलों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए या हथकरघा उद्योग के लिए। तो जादूगोंडा जिसके लिए जाना जाता है वह जाना जाता है यूरेनियम के भंडारों के लिए। फ्रेंड्स जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाइस एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं? ये आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाइस अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। आपके ऑप्शंस हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन बी है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के
बीच आ जाता है। ऑप्शन सी है चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी है एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो गाइस सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब वह सूर्य ग्रहण की स्थिति को उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, जब चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। देख ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी दोस्तों पृथ्वी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है कौन है? चंद्रमा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन मिलके सूर्य बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो पृथ्वी और चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा, तब पृथ्वी और चंद्रमा आ गए पास पास तब सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नहीं होता वही होता है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो इसमें कौन नहीं है? चंद्रमा नहीं है, तो बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा। और जब बीच में चंद्रमा आएगा तो फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? गाइस किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है फ्लोराइड और ऑप्शन डी है पाइराइट। तो मूर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट को। किसको कहा जाता है? पाइराइट को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अच्छा, आप एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे आंसर। फ्रेंड, हरा कशिश किसे कहा जाता है? क्या हरा कशिश किसे कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उसका केमिकल नेम भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से मिलकर बनी होती है? आपके जो ऑप्शन हैं वो है दुर्बलता मंडल, ठीक है दोस्तों, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है जैव मंडल और चौथा है मध्य मंडल। तो पृथ्वी की बाहरी सतह जो आरा और पहेली के एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है वह है स्थल मंडल। क्या है? लिथोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस खनिज को वरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो गाइस जब सन की शाइन निकलती है तो वह बिल्कुल पीला पीला हो जाता है और उसकी धूप जब पृथ्वी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो सोना चमक रहा हो। तो वही कह रहा है कि वरीड सनशाइन। और फ्रेंड्स, जब कोयले को गर्म किया जाता है तो वह किस तरीके से चमकने लगता है? जैसे कि सन की रोशनी उस पर पड़ रही हो। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि वरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है कोयले को। किसको जाना जाता है? कोयले को। दोस्तों सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% तक प्योर कोयला होता है और 95% तक वह जल सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट। तो वरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है कोयले को। गाइस हमारा प्रश्न है लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, नागालैंड, केरल या कर्नाटक। तो लेशलपतु जिस राज्य का लोक नृत्य है वह है नागालैंड का। किसका है? नागालैंड का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों लेसलपतु जो कि भारतीय राज्य नागालैंड का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं बहिर्मंडल, भूमंडल, जैव मंडल या क्षोभ मंडल।
तो फ्रेंड्स जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो उसको कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहा जाता है, जैव मंडल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग का जो अलकनंदा है और मंदाकिनी इन दोनों का जो संगम है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग। तो इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाइस आपका अगला प्रश्न है, मैगीनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी या जर्मनी या पोलैंड। तो मैगीनॉट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच की एक रेखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए कुछ इसी से संबंधित देश की जो रेखाएं हैं इनको देख लेते हैं कि कौन सी रेखा किस किस देशों को अलग करती है। फ्रेंड्स सभी की सभी इम्पोर्टेंट है, एक भी कोई फालतू में नहीं है, सभी आई हुई हैं न। तो हमारी जो ड्यूरेंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आती है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में आती है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में आती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और दो भागों में डिवाइड करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रेखाएं हैं तो इनको आपको याद करके रखना है। तो ये था हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। और चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और ज़िंदगी में सफल होइएगा।